Greetings everyone, my name is KS Deepak and I welcome you all in the Shield IS episode of the Hindus News Analysis. So चलिए देखते हैं कौन से आर्टिकल्स है that we are going to discuss today. So the first article is on the Navik system. So यहाँ पर बात करेंगे Navik system है क्या, Navik system के बैकग्राउंड में जाएंगे, कॉन्स्टिलेशंस कौन से हैं, कौन से सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, कौन से ऑर्बिट्स हैं, all those aspects we'll be discussing in our first article. The second article is related to an festival known as दशहरा फेस्टिवल. सो यहाँ पर जो दशहरा है उसे कहीं ना कहीं समझने की कोशिश करेंगे, जो कि हम लोग कहते हैं मैसूर दशहरा. सो वो फेस्टिवल है क्या, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या उसके इंपॉर्टेंस है, ऑल दोज एस्पेक्ट्स वुड बी इन आवर सेकंड आर्टिकल. द थर्ड आर्टिकल इज रिलेटेड टू ट्रांसपेरेंसी. तो वहां पर देखेंगे ट्रांसपेरेंसी क्या है. ट्रांसपेरेंसी से पहले गुड गवर्नेंस को समझने की कोशिश करेंगे, गुड गवर्नेंस के एस्पेक्ट्स कौन से हैं. फिर देखेंगे ट्रांसपेरेंसी के कौन से मेजर्स जो हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ओवर द ईयर्स लिए हैं. सो ऑल दिस एस्पेक्ट्स वुड बी इन आवर थर्ड आर्टिकल. द फोर्थ आर्टिकल इज रिलेटेड टू यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल. तो यहाँ पर डिबेट में ना जाकर, प्लीज रिमेंबर हम लोग डिबेट में नहीं जाएंगे. दिस कॉन्ट्रोवर्सीज इज नॉट समथिंग जो कि यूपीएससी एस्पिरेंट इंटरेस्टेड होना चाहिए. सो डिबेट्स और कॉन्ट्रोवर्सी से दूर रह के हम लोग बात करेंगे यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल क्या है, उसके कौन से मेंबर्स हैं, उसकी बारीकियों को समझने की कोशिश करेंगे इन आवर फोर्थ आर्टिकल. द फिफ्थ आर्टिकल इज रिलेटेड टू सेंसेक्स. और सेंसेक्स जब भी बात करते हैं वी ऑल्सो टॉक अबाउट निफ्टी. तो सेंसेक्स और निफ्टी क्या है, कौन से स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, क्या all those aspects we'll be discussing in our fifth article, and as usual the sixth of the day. So let's start with the first one, that is on the Navik system. अभी जो नाविक सिस्टम है क्या है उसे समझने से पहले आपको समझना होगा कि इसरो का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है. सो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो इसरो है उसके अंदर काफी सारे डिपार्टमेंट्स हैं, काफी सारे आर्म्स हैं. जो आर्म है दैट इज रिलेटेड टू नाविक, दैट इज द एंट्रिक्स. एंट्रिक्स आर्म. सो एंट्रिक्स क्या है? एंट्रिक्स एक कॉमर्शियल आर्म है. कॉमर्शियल आर्म है किसका? इसरो का. सो इसरो इज अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जो कि प्राइम मिनिस्टर के अंदर है, एंड इसरो का कॉमर्शियल आर्म इज द एंट्रिक्स. सो एंट्रिक्स है जो कि रिलेटेड है नाविक से. नाउ विद दैट क्लैरिटी अब बात करते हैं आवर नाविक के बारे में. सो नाविक क्या है? नाविक इज एन एब्रिविएशन ऑफ नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन. अब ये क्या है? जैसे आप मोबाइल्स में जीपीएस चलाते हैं, गूगल मैप्स में चलाते हैं, आप व्हाट्सएप में जो आप लाइव लोकेशन शेयर करते हैं, उसी तरीके से नाविक जो है वो भी एक नेविगेशन सिस्टम है. बट जीपीएस किसी दूसरे कंट्री का है, नाविक वुड बी इंडिजिनियस. नाविक जो है हम लोग ने खुद बनाया. सो इट इज ए नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जो कि क्या प्रोवाइड करे? जो कि प्रोवाइड करे रियल टाइम पोजिशनिंग एंड टाइमिंग सर्विसेज. अब ये जो नाविक है, नाविक से पहले इसका नाम था IRNSS, दैट इज द इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम. ये जो नाम है IRNSS से नाविक किया गया था बैक इन 2016. तो ये जो नाविक सिस्टम है, ये जो IRNSS है वो इंडिजिनसली डेवलप्ड है और उसमें ऑल टुगेदर यू आर हैविंग 8 सैटेलाइट्स. तो ये जो कॉन्स्टिलेशन है दैट इज ऑफ 8 सैटेलाइट्स. अब ये जो 8 सैटेलाइट्स है उसमें से 3 सैटेलाइट्स जो हैं वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में हैं और जो 5 सैटेलाइट्स हैं दे आर इन द जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट. अब बात करते हैं ये डेवलप कौन किया गया. सो जैसे मैंने स्टार्टिंग में दिखाया, इट इज डेवलप्ड बाय द कॉमर्शियल आर्म एंट्रिक्स व्हिच इज एन कॉमर्शियल आर्म ऑफ इसरो. सो इसरो का जो कॉमर्शियल आर्म है जिसका नाम है एंट्रिक्स, उन्होंने ये जो सिस्टम है वो डेवलप किया है. अब ये क्या करेंगे? ये नेविगेशन प्रोवाइड करेंगे और इसको जो एक्सटेंड होगा वो एक्सटेंड होगा 1500 किलोमीटर फ्रॉम इंडियन बाउंड्री. सो इंडियन बाउंड्री से 1500 किलोमीटर तक वो कवर कर सकते हैं. सो दैट इज द रीच ऑफ नाविक सिस्टम. विद दैट ये इसका कंट्रोल किसके पास होगा? कंट्रोल होगा इंडियन गवर्नमेंट के पास. प्लीज रिमेंबर इट वुड बी होली, इट वुड बी टोटली अंडर द इंडियन गवर्नमेंट कंट्रोल. इसकी जरूरत कब महसूस हुई? फॉर एग्जांपल जो हम लोग अभी एज ऑफ नाउ जो यूज करते हैं, नेविगेशन सिस्टम यूज करते हैं, दैट इज द जीपीएस. अब ये जो जीपीएस है वो किसी थर्ड कंट्री का है. कोई भी हॉस्टाइल सिचुएशन, मान लीजिए कि वार हो गया या कोई भी जरूरत जब पड़ी, कोई भी हॉस्टाइल सिचुएशन में हो सकता है कि हम लोग के पास जीपीएस का डाटा वो प्रोवाइड ना करे. सो वहां पर कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है और ये जो क्रेडिबिलिटी है दैट इज अ इशू. सो इंडिया को अपने एक इंडिजिनियस नेविगेशन सिस्टम की जरूरत थी ताकि कोई हॉस्टाइल सिचुएशन में अगर जीपीएस वो प्रोवाइड ना करे, जीपीएस का डाटा हमको ना मिले, तो हम लोग के पास अपना एक नेविगेशन सिस्टम हो जिसका नाम है नाविक. अब देखते हैं नाविक के जैसे और कौन से कंट्रीज हैं और कौन से नेविगेशन सिस्टम हैं. सो काफी सारे हैं. द फर्स्ट इज जो कॉमनली हम लोग यूज करते हैं दैट इज जीपीएस. तो जीपीएस का जो फुल फॉर्म है दैट इज द ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम. कौन से कंट्री का है? यूनाइटेड स्टेट्स का.
इसके अलावा वी आर हैविंग द ग्लोनस जो कि रशिया का है, वी आर हैविंग गैलीलियो यूरोपियन यूनियन का, वी आर हैविंग बाइडू चाइना का, एज वेल एज वी आर हैविंग द क्वासी जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम जो कि जापान का है, एंड जैसे मैंने कहा इंडिया के पास तो नाविक है। सो दीज आर सम ऑफ द मेजर नेविगेशन सिस्टम्स जो कि एज ऑफ नाउ हर एक कंट्री यूज करके आता है। सो इंडिया इज हैविंग अ मेजर स्टेक इन द नाविक। इंडिया का जो शेयर होल्डर, इंडिया का जो स्टेक है वो बढ़ गया है बिकॉज ऑफ दिस नाविक। अब देखते हैं, जैसे मैंने यहां पर कहा वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ ऑर्बिट्स, देयर इज द जियोस्टेशनरी ऑर्बिट एंड जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट। अब देखते हैं ये ऑर्बिट्स की बारीकियों में समझते हैं क्या है इनमें फर्क। सो लेट्स सी। सो दो टाइप्स के नॉर्मल ऑर्बिट्स हैं। द फर्स्ट वन इज जियोसिंक्रोनस, सेकंड वन इज जियोस्टेशनरी। फर्स्ट बात करते हैं जियोसिंक्रोनस के बारे में। तो जियोसिंक्रोनस जो है अर्थ सरफेस से 35,786 किलोमीटर दूरी पे होता है। सो देयर इज एन एग्जैक्ट डिस्टेंस, एक एग्जैक्ट डिस्टेंस पे है जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट, और ये एक इंक्लिनेशन पर है। फॉर एग्जांपल ये जो हरा कलर में आप देख रहे हो, दिस ग्रीन कलर ऑर्बिट इज ए जियोसिंक्रोनस, और ये एक पर्टिकुलर इंक्लिनेशन में है। और इसका जो डिस्टेंस है ये पर्टिकुलरली फिक्स क्यों है? क्योंकि जो सैटेलाइट्स होते हैं जो कि जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में होते हैं, वो जिस स्पीड से घूमते हैं और जिस स्पीड से या अर्थ रोटेट करता है, ये दोनों स्पीड जो है वो कांस्टेंट होते हैं, और इस वजह से जो टाइम लगता है, फॉर एग्जांपल एक सैटेलाइट है जो कि जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में है, वो जिस टाइम में वो पूरा रिवॉल्व करता है और जो टाइम लगता है अर्थ को रोटेट करने में, ये जो टाइम है ये कांस्टेंट होते हैं। सो अगर आप यहां से अर्थ से अगर देखोगे कोई सैटेलाइट जो कि जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में है, तो वो आपको स्टेशनरी दिखेगा। सो दैट इज द बेसिक एस्पेक्ट ऑफ जियोसिंक्रोनस। और इसीलिए जैसे मैंने कहा, इसीलिए दिस जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट जो है इट इज सिंक्रोनाइज्ड विद द रोटेशन ऑफ द अर्थ। और ये रोटेशन के कारण अगर आप देखोगे, एक जो ऑब्जर्वर है अर्थ से अगर आप देखोगे कोई भी सैटेलाइट जो कि जियोसिंक्रोनस में है, तो वो आपको एक ही पोजीशन में दिखेगा। और इस वजह से जो एप्लीकेशंस है दैट इज कॉल्ड टेलीकम्युनिकेशन एप्लीकेशंस हो गए या रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशंस के लिए आप कोई भी सैटेलाइट बनाते हो, तो वो आप कहां पे पोजीशन करते हो, वो आप डिप्लॉय करते हो जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट। अब बात करें जियोस्टेशनरी के। जो बेसिक डिफरेंस है जियोसिंक्रोनस और जियोस्टेशनरी के, वो ये है कि डिस्टेंस के हिसाब से मोर और लेस सेम ही होते हैं, दोनों हाई अर्थ ऑर्बिट में ही होते हैं। बट इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जियोसिंक्रोनस जो है वो एक पर्टिकुलर इंक्लिनेशन में है विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ, जबकि जियोस्टेशनरी जो है वो इक्वेटर के पैरेलल होता है, होता है। और इक्वेटर के पैरेलल होने से क्या है कि आप एक ब्रॉड एरिया को देख पाते हो, एक ब्रॉड एरिया को काफी टाइम कंसिस्टेंटली देख पाते हो। इसीलिए जो सैटेलाइट आप लॉन्च करते हो फॉर वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम या कोई रेस्क्यू के लिए या सर्च ऑपरेशंस या बीकन्स जो होते हैं, उसके रिलेटेड कोई भी अगर आप सैटेलाइट लॉन्च करते हो, तो वो सैटेलाइट्स कहां पे रखते हैं? जियोस्टेशनरी में, जियोसिंक्रोनस में नहीं। सो दीज आर द बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ जियोस्टेशनरी एंड जियोसिंक्रोनस। बट यहां पर एक और ऑर्बिट है जो कि इन दोनों के बीच में है, दैट इज नोन एज द सेमी सिंक्रोनस ऑर्बिट। सो सेमी सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या है? जैसे हम लोग ने देखा जियोसिंक्रोनस जो ऑर्बिट है दैट इज पर्टिकुलरली एट 35,786 किलोमीटर, बट द सेमी सिंक्रोनस इज अराउंड 20,200 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ सरफेस। और इसकी वजह से क्या है, जहां पर जो सैटेलाइट जो कि जियोसिंक्रोनस में था, उन्हें घूमने के लिए, उन्हें एक रोटेशन के लिए उन्हें लगता था उनको लगता था 24 आवर्स, बट जो सैटेलाइट हैं जो कि सेमी सिंक्रोनस में होंगे उनको सिर्फ 12 घंटे लगेंगे, सो हाफ द टाइम। और यहां पर एप्लीकेशन की बात करें, सो एप्लीकेशन में जो जीपीएस है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जो कि यूएस का नेविगेशन सिस्टम है, जो कि ग्लोबली हम लोग यूज करते हैं, वो जो जीपीएस है उनके जितने भी सैटेलाइट है वो सेमी सिंक्रोनस ऑर्बिट्स में है। सो दैट इज समथिंग दैट यू शुड अंडरस्टैंड। सो दीज आर द बेसिक एस्पेक्ट्स दैट वर वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि जो प्रीलिम्स हैं, प्रीलिम्स में काफी बार ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो विद दैट क्लैरिटी नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट एस्पेक्ट दैट इज ऑन द दशहरा फेस्टिवल्स। अब ये दशहरा फेस्टिवल है उसको कहीं ना कहीं हम लोग बेसिक समझने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर प्रेसिडेंट मुर्मू इन्वॉल्व है। सो इसीलिए ये जो फेस्टिवल है ये काफी मेन स्ट्रीम मीडिया में आ गया। सो लेट्स सी क्या है फेस्टिवल। सो ये जो दशहरा फेस्टिवल है जिसे हम लोग कहते हैं मैसूर दशहरा, क्योंकि वो मैसूर में पर्टिकुलरली हेल्ड करते हैं, या जो स्टेट के जो क्वीन है, जो रॉयल्स हैं मैसूर के, वो कहीं ना कहीं इसे सेलिब्रेट करते हैं। तो इसीलिए हम लोग उसका नाम है मैसूर दशहरा। इसके काफी और नाम भी हैं। मैसूर दशहरा को हम लोग नाडा हब्बा भी कहते हैं। और मैसूर दशहरा जैसे काफी और फेस्टिवल्स है जो कि इंडिया में मनाए जाते हैं, पर्टिकुलरली विद रिस्पेक्ट टू द हिंदू रिलीजन। फॉर एग्जांपल नवरात्रि इज देयर,
एज वेल एज वी आर हैविंग दुर्गा पूजा जो कि बंगाल में मनाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो एस्पेक्ट्स हैं दुर्गा पूजा या नवरात्रि वैसे ही सिमिलर है और मैसूर दशहरा। और यहाँ पर जो माइथोलॉजी में जो स्टोरी है वो ये है कि जो मैसूर है, मैसूर वाज वंस पहले जमाने में मैसूर को कहते थे महिषूर, और वहां पर गॉडेस दुर्गा देवी का एक रूप दैट इज नोन एज दी आवर चामुंडेश्वरी जो थी, वो कहीं ना कहीं उन्होंने एक बफेलो हेडेड डीमन जो था, एक राक्षस को मारा था जिसका नाम था महिषासुरा, और उसे सेलिब्रेट करने के लिए मैसूर दशहरा मनाया जाता है। सो दिस इज द माइथोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, यू शुड हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग दैट इज मोर देन इनफ। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट ये हुआ क्योंकि दुर्गा पूजा जो था, जो कि वेस्ट बंगाल में पर्टिकुलरली मनाया जाता है, बंगाल में मनाया जाता है, वो कहीं ना कहीं उन्हें कोलकाता का जो है उन्हें कहीं ना कहीं यूनेस्को का इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज का टैग मिल गया था वे बैक इन 2001। और जैसे ही टैग मिला तो कर्नाटका को भी लगा कि जो मैसूर दशहरा है उन्हें भी सिमिलर टैग चाहिए। सो दैट इज व्हाई दिस मैसूर दशहरा केम इनटू द मेनस्ट्रीम मीडिया। विद दैट क्लैरिटी, नाउ लेट्स मूव टू अदर एस्पेक्ट दैट इज ऑन द ट्रांसपेरेंसी। अब ट्रांसपेरेंसी की जब भी बात करते हैं, ट्रांसपेरेंसी इज नॉट टॉप अलोन। इससे पहले हम लोग को समझना होगा कि गुड गवर्नेंस क्या है। सो लेट्स सी गुड गवर्नेंस क्या है, क्या क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स गुड गवर्नेंस के। सो गुड गवर्नेंस के काफी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फॉर एग्जांपल, पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, रेस्पॉन्सिव होना चाहिए, कंसेंसस के बेसिस पर आपको डिसीजन लेना चाहिए, यू शुड हैव इक्विटी दैट मींस इनइक्वल लोगों को आपको उसके एस्पेक्ट्स में, उसके पर्सपेक्टिव्स में उन्हें आपको प्रेफरेंसेस देने चाहिए, तो इक्विटी होनी चाहिए। यू शुड हैव इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी भी, इंक्लूसिवनेस। तो ये सब जो है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड गवर्नेंस, एंड वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इज द ट्रांसपेरेंसी। अब बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी की जरूरत के ऊपर ही। सो जैसे मैंने कहा, ट्रांसपेरेंसी जो है इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड गवर्नेंस। सो अगर आपको गुड गवर्नेंस चाहिए, सो यू नीड टू हैव ट्रांसपेरेंसी। सो दैट इज द फर्स्ट एस्पेक्ट। सेकेंड एस्पेक्ट, जब भी आपको अकाउंटेबिलिटी, जब भी आप ट्रांसपेरेंसी की बात करते हो, सो जो अकाउंटेबिलिटी है दैट गो हैंड इन हैंड। आप ट्रांसपेरेंसी सिर्फ रखिए, देयर इज नो यूज। ट्रांसपेरेंसी शुड गो विद अकाउंटेबिलिटी, देन ओनली यू वुड हैव अ गुड गवर्नेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। विद दैट अब देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन से मेजर्स लिए ओवर द इयर्स जो कि कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी को एनहांस करते हैं। सो द मेजर इनिशिएटिव इज द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इज अ मेजर इनिशिएटिव। इसके साथ साथ देयर इज अ सिटीजन चार्टर जो कि 2011 से लॉन्च किया गया, जहां पर कोई भी कंपनी है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं या जो ग्रीवेंसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म उसके बारे में लिखा गया। एज वेल एज एलिमिनेशन करने के लिए करप्शन का, वी आर हैविंग दिस ओम्बड्समैन स्कीम दैट इज लोकपाल एंड लोकायुक्त। लोकपाल सेंट्रल लेवल में, लोकायुक्त इन द स्टेट लेवल। वी आर ऑल्सो हैविंग ई गवर्नेंस, जहां पर आप सिर्फ ट्रांसपेरेंसी को एनहांस नहीं कर रहे हो, आप अकाउंटेबिलिटी को बढ़ावा दे रहे हो। सो ई गवर्नेंस इज हैविंग टू एस्पेक्ट्स, ट्रांसपेरेंसी आल्सो, अकाउंटेबिलिटी आल्सो। इसके साथ साथ यू आर ऑल्सो हैविंग द सोशल ऑडिट, जहां पर जो ग्राउंड रियलिटीज हैं और जो आप इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हो उसमें कितना अलाइनमेंट है वो आप चेक करते हो। सो सोशल ऑडिट इज ऑल्सो देयर। आधार कार्ड इज अनदर एग्जांपल, एज वेल जिसके ऊपर आज का आर्टिकल बेस्ड है, द लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट हियरिंग्स एज वेल एज द ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल दैट इज द राइट टू इंफॉर्मेशन पोर्टल। तो ये सब जो मेजर्स हैं दे आर टू एनहांस ट्रांसपेरेंसी in public administration. With that clarity, now let's move to our next aspect, that is on the United Nations Human Rights Council. अब let me warn you here, यहां पर श्रीलंका का एक अलग एस्पेक्ट है, एक अलग परसेप्शन है, एक अलग व्यू पॉइंट है, इंडिया का अलग व्यू पॉइंट है बेस्ड ऑन दिस डाटा, एज वेल एज यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल के अलग पर्सपेक्टिव है, अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। तो यहां पर जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या जो डिबेट्स है उसमें ना जाए, दैट इज नॉट समथिंग एंड यूपीएससी एस्पिरेंट शुड बी इंटरेस्टेड इन। बट जो बेसिक एस्पेक्ट्स हैं कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल है क्या, क्या मेंबर्स हैं, क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं, दैट ऑल एस्पेक्ट्स इज समथिंग दैट यू शुड नो। और ऑल दिस एस्पेक्ट्स आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर 6 सितंबर वीडियो, जहां पर ये ह्यूमन राइट्स काउंसिल है क्या, कौन से राइट्स हैं जो कि वो कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कौन से मेंबर्स हैं, मेंबर्स को कैसे एलेक्ट करते हैं, मेंबर्स को अगर आपको हटाना है तो कैसे हटाओगे, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कौन सा है, उसमें कौन से इश्यूज हैं, ऑल दोस एस्पेक्ट्स आर डिस्कस्ड इन आवर 6 सितंबर वीडियो। सो प्लीज रेफर टू द वीडियो हियर सो दैट यू हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टॉपिक। विद दैट
नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट एस्पेक्ट दैट इज ऑन सेंसेक्स। अब जब भी हम लोग बात सेंसेक्स की करते हैं, साथ साथ हम लोग बात निफ्टी की भी करते हैं, तो दिस सेंसेक्स एंड निफ्टी गो हैंड इन हैंड। वैसे ही जब भी सेंसेक्स और निफ्टी की बात करते हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि स्टॉक एक्सचेंजेस क्या क्या हैं। सो जो एस्पेक्ट्स हैं स्टॉक एक्सचेंजेस कौन से टाइप्स के हैं, बीएसई क्या है, एनएसई क्या है, उनमें क्या फर्क है, बीएसई का इंडेक्स क्या है, दैट इज वेयर सेंसेक्स कम्स इन, एनएसई का इंडेक्स क्या है, दैट इज वेयर द निफ्टी कम्स इन। So all these aspects I have already discussed in our 24th September video. So please refer to the video here so that you have a very good understanding of the Sensex as well as Nifty. With that, now let's move to our quiz of the day. So both these questions have been previously asked in the UPSC. The first question is regarding the National Green Tribunal and the Central Pollution Control Board (CPCB). So NGT और CPCB के बारे में उनकी बारीकियों में है फर्स्ट क्वेश्चन। The second question is regarding the Global Alliance for Climate Smart Agriculture. So please try to attempt this question. जैसे मैंने कहा, this has been asked previously, so these are very important ताकि आप समझ पाओ कि UPSC कैसा टेक रखता है with respect to questions. So please try to attempt, और ये जो questions हैं इनके आंसर्स along with the explanations will be provided in the form PDF, जिसका जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। As well as जो PPT है जिसके ऊपर हम लोग ने एनालिसिस किया, that also in the form of PDF you would get in our Telegram group. So if you have been joined Telegram group, please do join ours. As well as जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। So with that, I hope today's analysis was beneficial for you guys. We are working hard for you guys, but at the same time, work hard, study hard, and most importantly, stay safe. With that, see you tomorrow.